नमस्कार, अलाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलकराज शर्मा और आज हमारे साथ हैं जीवा के फाउंडर मेंबर ऋषिपाल चौहान जी। आज उनसे न्यू पॉलिसी को लेकर हम बात करेंगे। ऋषिपाल जी, आपका अलाइव न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार जी। ये जो न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों इस तरीके से दोबारा से करके इसको लॉन्च करना पड़ा, और ये क्या आवश्यकता पड़ी कि इसको दोबारा से चेंज करना पड़ा? क्योंकि पहले भी एक बार पॉलिसी को चेंज किया गया है, तो आज इसकी कैसे ज़रूरत पड़ी? देखिए, भारत विश्व के अंदर ज्ञान का भंडार माना जाता है। यहाँ पर वेदों का ज्ञान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, शास्त्र है, इतिहास है। तो इस प्रकार का ज्ञान विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है। तो भारत जो है विश्व में टेक्नोलॉजी कह लीजिएगा या किसी भी विषय के अंदर, बिजनेस के अंदर विश्व में सबसे आगे था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा पद्धति को इस प्रकार बनाया कि हम थ्योरेटिकल पढ़ें और प्रैक्टिकल हमें कम आए। क्लर्क यहाँ के लोग बने, ऑफिस में बैठने वाले बाबू बने। तो ये शिक्षा पद्धति जो अभी हम पढ़ रहे थे, बच्चे उसमें रट्टा लगाते थे, एग्ज़ाम पास करते थे। लेकिन विश्व में जो तकनीकी के अंदर, सिस्टम्स के अंदर दूसरे देशों के बच्चे हैं, उनके मुकाबले के अंदर हम उसमें थोड़ा पीछे थे। तो ये शिक्षा पद्धति जो नई है, उसका उद्देश्य ये है कि एक नई पीढ़ी, स्वस्थ समाज का निर्माण हो, संपन्न समाज का निर्माण हो और एक शांति प्रिय समाज का निर्माण हो। अच्छा चौहान साहब, आपने कहा कि जैसे स्वच्छ समाज का निर्माण हो, यहाँ इस पॉलिसी के अंदर जो मैंने भी पढ़ा है कुछ, कि क्षेत्रीय भाषा को 0 से 5वीं क्लास तक लागू करना, और फिर उसमें अंग्रेजी ना होना। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूलों का जो बच्चा है वो अंग्रेजी में ज़्यादा निपुण है, तो कहीं सरकारी स्कूलों के या गवर्नमेंट स्कूलों के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में पिछड़ने का डर नहीं है? तो इसमें आपके 3 प्रश्न हैं कि पहला है कि बच्चा इस शिक्षा पद्धति से, जो नई शिक्षा पद्धति है, इसमें हेल्दी कैसे बनेगा। तो इसमें जो पहला पार्ट है, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, नींव जो रखी जाएगी, वो LKG, UKG, नर्सरी, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे आते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले जो नर्सरी के बच्चे थे वो एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी में नहीं थे। पॉलिसी पहली क्लास से स्टार्ट होती थी। तो इसमें यही सिखाया जाएगा बच्चे को कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें जो है अपने जीवन को दूसरों के साथ मिलजुल करके व्यतीत करना चाहिए। यानी कि एक फाउंडेशन जो हमारे कहते हैं ना, संस्कार, जो बच्चे के अंदर, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6 वर्ष तक बच्चे के अंदर संस्कार आ जाते हैं। तो ये जितने भी भारतीय फंडामेंटल संस्कार हैं, वो स्टोरी टेलिंग के द्वारा, आर्ट के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, डांस के द्वारा, मैजिक के द्वारा, प्ले वे मेथड, बच्चा खेल रहा है और सीख रहा है, एक्टिविटी के द्वारा सिखाना, उसके ऊपर रट्टाफिकेशन की नींव ना डालना, उसके ऊपर पाठ्यक्रम का ज़्यादा जोर ना देना, ये एक सिस्टम बनाया गया है। और इसमें वेलनेस भी लाया गया है, इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ भी लाई गई है, हाइजीन के चैप्टर हैं, न्यूट्रिशन के चैप्टर हैं कि बच्चे को किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और जीवा पब्लिक स्कूल के पास तो ऑलरेडी आयुर स्कूल प्रोग्राम है, हर बच्चे को अपना वात पित्त कफ मालूम है और उसका डाइट चार्ट हर बच्चे का बना हुआ है। और जंक फूड जैसे हमारे कैंटीन के अंदर बिल्कुल नहीं बनता है। तो इस प्रकार की ये जो शिक्षा हम पहले से ही दे रहे हैं अपने जीवा पब्लिक स्कूल में, वो पूरी नई पॉलिसी में छोटे बच्चों के लिए लगाई है। अब दूसरा आपका आता है प्रश्न कि भाषा, कि जो पब्लिक स्कूल थे, एक्चुअली तो पब्लिक स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूलों को कहते हैं, लेकिन भारत के अंदर उल्टा है, यहाँ पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल को बोलते हैं। तो वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और सरकारी स्कूलों में बच्चे अंग्रेजी में पीछे रहते थे। तो संसार में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे आप फ्रांस ले लीजिएगा, जर्मनी, जापान, अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, सारे कंट्रीज़ मातृभाषा में पढ़ाते हैं।
तो यूके की अगर मातृभाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जर्मन वाले जर्मन में पढ़ाते हैं, जापान वाले जापानीज़ में पढ़ाते हैं, लेकिन भारत के अंदर बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। तो बच्चा जो है जब टीचर बोल रही है तो वो भाषा को समझने के अंदर अपना माइंड लगा रहा है, लेकिन जो उसका कंटेंट है उस पर वो जोर नहीं दे सकता था। तो अभी 5वीं कक्षा तक जो मातृभाषा है या राष्ट्रीय भाषा है या रीजनल भाषा है उसमें ही पढ़ाया जाएगा बच्चे को, और 5वीं के बाद भी वो संस्कृत जरूरी है, दूसरी इंटरनेशनल भाषाएं वो ले सकता है 9th 10th से 11th 12th में। तो ये पूरी भाषा की फ्रीडम दी हुई है। जो हमारा ICSE बोर्ड है उसमें ये पहले से ही है कि भाषा अगर बच्चे की स्ट्रॉन्ग है, बच्चा बोल सकता है, बच्चा लिख सकता है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो बच्चा जीवन में आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे बोर्ड के अंदर अगर बच्चा कोई भी भाषा में फेल है तो उसको कंपार्टमेंट नहीं मिलती, वो फेल होता है। तो ये पॉलिसी जीवा पब्लिक स्कूल में ऑलरेडी पहले से ही चल रही है कि भाषा को में बच्चे को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इससे क्या फिर उसकी थिंकिंग स्किल बढ़ती है, उसमें विचार शक्ति बढ़ती है। तो ये तीसरा आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा या रीजनल भाषा, तीनों ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह अप्लाई होगी, लेकिन जो बच्चा पैदा होने के बाद जो भाषा बोलता है उस भाषा में उस स्टेट में उसको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, जो 8th के बाद है, जो वोकेशनल जो कोर्सेज की जो बात गवर्नमेंट ने की है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, इसका कितना लाभ होगा बच्चों को? तो इसमें अगर आप देखें तो पूरे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है LKG, UKG, नर्सरी, पहली और दूसरी। तो इसमें बच्चे की फाउंडेशन बनाई जाएगी, और जो तीसरी, चौथी, 5वीं है ये दूसरा स्टेज है। इसमें बच्चे को जैसे जोड़, घटा, भाग, साइंस, हिस्ट्री, उसमें जो पढ़ाई में थोड़ा उसकी फाउंडेशन बनाई जाएगी। 6ठी से 8वीं तक वोकेशनल स्टार्ट होगा, तो उसमें जैसे पॉटरी है, मटका बनाना, कारपेंट्री है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल की छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटी, जैसे मान लो कंप्यूटर लैब है तो पुराने कंप्यूटर रख दिए, उसको कैसे खोलना है, हार्ड डिस्क क्या होती है, बच्चा उसको टच करे, फील करे, प्रैक्टिकल करे। इसको कहते हैं एक्सपीरियंसिंग लर्निंग। जैसे आपकी मान लो कि मोटरसाइकिल या कार का टायर पंचर हो गया, अब आपको टायर चेंज करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाएगा कि टायर कैसे चेंज होता है। तो या तो वो गलत करेगा या ठीक करेगा। गलत करेगा तो उसको आगे गलती ना करने का एक अनुभव होगा, और ठीक करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग टू लर्न, सिखाया कैसे जाए, बच्चे पढ़ने ना आए। जैसे हमारे स्कूल में ये पॉलिसी है, कोई बच्चा पढ़ने ना आए, सीखने आए। 40 मिनट के पीरियड में आपने क्या सीखा? या तो आप सेल्फ को इम्प्रूव करो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दयालु बनूंगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा। अदर्स मतलब जो भी ज्ञान आपको टीचर ने दिया उससे आप समाज का निर्माण करेंगे। और ई मतलब पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, पहाड़ों को, पर्वतों को, नदियों को, नालों को साफ रखेंगे, प्राणवायु को शुद्ध करेंगे, हवन यज्ञ करेंगे, वृक्ष लगाएंगे। तो ये पॉलिसी जो है हमारे स्कूल में पहले से ही चल रही है। अच्छा रिसबल जी, जैसे हम जिस तरीके से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी न्यू की है, तो पहले से ही हमारे यहाँ जो पॉलिसी थी उसमें बच्चे जैसे ब्रिलियंट बच्चे होते थे, तैयार होते, वैज्ञानिक बनते, इंजीनियर बनते, तो कहीं ना कहीं उनका पलायन दूसरे देशों की तरफ हो जाता था। तो ये कैसे ये पलायन रुकेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखो, अगर आप ये देखें कि पलायन क्यों होता था, मान लो आपको फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस लेना है, या आपको ज़मीन का CLU करना है, या आपको फायर का सर्टिफिकेट लगना है, तो कितना टाइम लगता था। मान लो आपको चेक लेने जाना है, चेक बैंक में डाल दिया, अब क्या है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना। तो ये जितनी भी सरकार टेक्नोलॉजी इंड्यूस कर रही है बच्चों को, जैसे आप देखेंगे कि 6ठी, 7वीं, 8वीं से बच्चों को कोडिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन लैंग्वेज, तो इन भाषाओं का फंडामेंटल ज्ञान कराया जाएगा कि बच्चे प्रोडक्टिव कैसे हों। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें ये कहा गया है कि बच्चे इनोवेटिव हों, बच्चे प्रोडक्टिव हों,
बच्चे अडॉप्टेबल हों, वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने मोहल्ले के साथ मिलजुल करके चलें, उसके सामंजस्य बना करके चलें, अडॉप्टेबल। और प्रोडक्टिव का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे करके दिखाए आगे आने वाली पीढ़ी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे कि कितने टेक्नोलॉजिकल बदलाव ये सरकार ला रही है। आप बैंकिंग सिस्टम को देख लीजिएगा, आपको मान लो बिजली का बिल भरना है, आपको पैसा निकालना है, आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, आप अपने जीवन में देख रहे होंगे कि कितने बदलाव आ रहे हैं। तो जब ये पहले चीज़ें भारतवर्ष में नहीं थी तो बच्चे बाहर पलायन करते थे। दूसरा, अगर आप देखें जब से कोविड-19 आया है, इवन अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज़, इवन गुड़गांव में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी, गूगल थी, इंटेल थी, माइक्रोसॉफ्ट थी, उन्होंने ऑफिस खाली कर दिए, घर से काम करो। अब मान लो आप गांव में रह रहे हो और वहाँ इंटरनेट कनेक्शन है और आप नौकरी अमेरिका में कर रहे हो, तो आपको अमेरिका जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फैक्ट्री में जो है 1500 वर्कर काम करते हैं। तो जो हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर्स हैं उसमें 300 डॉक्टर सब घर से काम कर रहे हैं, जो कॉलर हैं वो घर से कॉल कर रहे हैं। तो उनका आने जाने का खर्चा बढ़ता है, कम होता है। उनका जो है सड़क पर जो भीड़ बढ़ाते हैं वो कम होती है, पॉल्यूशन कम होता है, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ लंच करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये पूरा एक ऐसा समाज में बदलाव ला रही है और सारे लोग इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। अब आप सब्जी ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, दूध ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, ऑर्डर कर दो आप मोबाइल से, आपके घर आ जाएगी, दवाई आपके घर आ जाएगी। तो ये प्लान होने का मतलब है, जो हमारी फिलॉसफी है भारत की, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, और पृथ्वी शांति, अंतरिक्षे शांति, अंतरिक्ष में भी शांति हो, पृथ्वी में भी शांति हो, औषधीय शांति, वनस्पतीय शांति, औषधि और वनस्पति में शांति हो, कण कण में शांति हो। तो ये भारत की जो एक परंपरा है, जो भारत की संस्कृति है, ये शिक्षा पद्धति उसको ना केवल भारत में पूरे विश्व में फैलाएगी। अच्छा रिशपाल जी, जो ये पॉलिसी है कहीं ना कहीं इसके अंदर एक झलक ये भी दिखती है कि निजीकरण को, जो ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण, निजी संस्थानों को बढ़ावा देने का इस पॉलिसी में कुछ प्रावधान दिया गया है। तो कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए, अगर आप ये देखें कि जो मैं स्कूलों की बात करता हूँ, जो हरियाणा के अंदर एक स्कूल के बच्चे का जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसका खर्चा पर मंथ 3600 से 4200 रुपये पर मंथ आता है। अब जो प्राइवेट स्कूल हैं, मान लो जो हरियाणा बोर्ड के प्राइवेट स्कूल हैं, कितनी फीस ले रहे होंगे? 1000 रुपये, 1500 रुपये। जो CBSE के C ग्रेड स्कूल हैं वो कितनी फीस ले रहे होंगे? 1500 से 2500। जो और उससे मिडिल क्लास के स्कूल हैं वो कितने ले रहे होंगे? 2500 से 4500, 5000। और जो टॉप के स्कूल होंगे, जो 8-10 होंगे किसी भी शहर में, या 5 होंगे, वो कितनी ले रहे होंगे? 7000, 8000, 10,000 रुपये, राइट। तो 90 से 95% जो स्कूल प्राइवेट हैं वो सरकारी बच्चे पर जो खर्चा आ रहा है उससे कम फीस ले रहे हैं। लेकिन आप रिजल्ट देखिए, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट क्या आता है? 25%। 8 स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं होता, मतलब 0% रिजल्ट है स्कूलों का। और फैसिलिटी आप देखिए, सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी और प्राइवेट स्कूल में जो फैसिलिटी है। तो निजीकरण का मतलब अगर उस पर ये अंकुश लगाया जाए कि भाई आप उतनी फीस चार्ज करो जितना कि आप फैसिलिटी दे रहे हो। अगर आप एयर कंडीशन स्कूल है, आपके यहाँ हॉर्स राइडिंग है, आपके यहाँ दूसरी फैसिलिटी आप ज़्यादा ले लो। अब आपके पास फैसिलिटी तो है नहीं और वो कहें मैं भी फीस जो है 5000 या 10,000 लूँगा, वो गलत है। तो सरकार उस तरह के कुछ नियम भी लाए कि जिस स्कूल के पास जैसी फैसिलिटी है वो उससे ज़्यादा फीस ना ले। और बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी मैं कहता हूँ, जैसे आप अपने बच्चे को भेजते हो, भाई ये 100 रुपये के केले लिया और वो ख़राब केले लाए, तो आप क्या कहोगे? कहाँ से लाए हो? बेटा वहाँ से लाओ, वहाँ दुकान पर अच्छे मिलते हैं। लेकिन आप 100 रुपये, 200 रुपये रोज़ बच्चे के स्कूल में देते हो, कभी पूछते हो बेटा आज क्या सीख के आया? जब हर पेरेंट ये पूछने लगेगा अपने बच्चे से कि आज बेटा तूने क्या सीखा, स्कूल भी सीधा हो जाएगा,
पेरेंट भी सीधे हो जाएंगे, बच्चा भी खूब सीखेगा और टीचर भी उनको रिजल्ट देंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट इस चीज़ का शोर मचाने की बजाय कि फीस ज़्यादा है, ये देखें कि मेरे बच्चे ने जितना मैं पैसा दे रहा हूँ वो सीखा या नहीं सीखा। और सीखने का मतलब नंबर नहीं है कि आप हाफ ईयरली में ये पूछ लें कि तेरे नंबर कितने % आए। रोज़ तूने क्या सीखा, अपने माँ बाप से बिहेव कैसा करना चाहिए। जैसे बच्चे बात नहीं सुनते आजकल, ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो स्कूल क्या सिखा रहा है भाई, या माँ बाप क्या सिखा रहे हैं। अगर बच्चा बात मान ही नहीं रहा माँ बाप की, तो हम कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ उन चीज़ों में सुधार किया जाए, प्राइवेट को भी सुधारा जाए और सरकारी को भी सुधारा जाए, और सुधार की तरफ सरकार जो है वो कदम भी उठा रही है अलग अलग तरीके से। अच्छा, सुधार की बात कही आपने, ये पॉलिसी आ गई है, जितनी भी स्कीमें हैं सरकार की, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारी सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। क्या ये न्यू पॉलिसी को हम जिस तरीके से चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये आई है, उसे देख रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर पाएंगे ये लोग? क्या मानते हैं सर? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सरकार है क्या। मैं भी सरकार हूँ, आप भी सरकार हैं, हर व्यक्ति सरकार है। अगर ये सोचे कि जो सरकारी व्यक्ति, मान लो फरीदाबाद में कितने सरकारी व्यक्ति होंगे, 25 लाख की पॉपुलेशन, 1000 2000, लेकिन अगर 25 लाख व्यक्ति ये सोचें कि मैं भी सरकार हूँ, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट जो नहीं कर रहे हैं वो भी मजबूर हो जाएंगे पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए नई शिक्षा पद्धति के अंदर ये चीज़ लाई गई है, राइट के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। जो मेरे घर के अंदर वृक्ष है वो तो मेरा है, जो सड़क पर है वो मेरा नहीं है। जो ट्यूबलाइट मेरे घर के अंदर है वो तो मेरी है, जो सड़क की ट्यूबलाइट है वो कोई तोड़ जाए कोई बात नहीं है। आप तुरंत बोलो ना क्यों तोड़ दी, सड़क में खराब मटेरियल लग रहा है, कोई बोलता है? सबको बताया भाई सीमेंट की चोरी हो रही है। तो ये अगर हर नागरिक रेस्पॉन्सिबल बने, और ये इस नई शिक्षा पद्धति में लाया गया है कि हर बच्चा ये सीखे कि मेरी जिम्मेदारी क्या है राष्ट्र के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति, ये इस नई शिक्षा नीति के अंदर लाया गया है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है चौहान साहब, आप लोग प्राइवेट स्कूलों से जुड़े हुए हैं और बड़े लंबे टाइम से आपकी एक पहचान है जीवा संस्थान की, यहाँ एजुकेशन में भी और आयुर्वेद में भी। तो मैं जहाँ एक टकराव की बात चल रही है अभिभावक और स्कूलों की, ये इससे अलग हट के सवाल है। तो कहीं ना कहीं वो फीस का टकराव है, इसमें सरकार भी इसमें बीच में कहीं ना कहीं अपने गलत बयानबाजी के कारण एक नया टकराव पैदा कर दिया। और जो स्कूल संचालक हैं, कुछ आप कहते हो ना कि 2 4 5 स्कूल ऐसे होते हैं बड़े शहर में, तो उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट की जो फीस है वो भी ऐड करनी शुरू कर दी है। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है अभिभावकों के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि सरकार जैसे रोटी देना, कपड़ा देना, मकान देना, नौकरी देना, शिक्षा देना, अब तो नई शिक्षा नीति के अंदर 12वीं कक्षा तक कर दिया, फंडामेंटल राइट। तो शिक्षा देना सरकार का काम है, लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूलों पर फेंक रही है। भाई अगर पेरेंट मेरे पास आ रहे हैं, जी मेरी नौकरी चली गई, मैं फीस नहीं देता, भाई सरकार के पास जाना, तेरी नौकरी चली गई, नौकरी सरकार देगी, प्राइवेट स्कूल थोड़ी देगा, राइट। तो अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि भाई जो स्कूल है वो भी पेरेंट्स का ही हिस्सा है। स्कूल किस चीज़ से बनता है? बच्चे से, टीचर से, पेरेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से। जब तक ये चारों भाग मिलकर के एक परिवार की तरह कार्य नहीं करेंगे तो बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ स्कूल जो है मनमानी करते हैं, ट्रांसपोर्ट फीस ले रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो सरकार बोले या जो सरकार पर जाने की आवश्यकता क्यों है? आप पेरेंट्स के साथ बैठा करके आप फैसला कर लीजिएगा। अगर भाई मेरे पास 3-4 साल पहले पेरेंट आए, मैंने कहा कि भाई साहब आप एक अपना पेरेंट फीस लेने के लिए बैठा दो और जो फीस आए उससे स्कूल चला लो, जो बच जाए पेरेंट जो है बांट लो आपस में, इससे तो फेयर है ना।
मैं यहाँ से सैलरी नहीं लेता, मैं यहाँ से रोटी नहीं खाता, मेरे पास स्कूल में कोई स्कूल के नाम कार नहीं है, मैं स्कूल की कार में नहीं चलता, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन कुछ स्कूल संचालक रोटी तो खाएंगे ना। चलो मेरा तो दूसरा बिजनेस है इसलिए मैं यहाँ से नहीं लेता, लेकिन जो केवल स्कूल ही चला रहा है तो वो कार भी खरीदेगा, रोटी भी खाएगा, ठीक है ना, और अपने बच्चों को पढ़ाएगा, नहीं तो वो कहाँ पर सोएगा, कहाँ पर खाएगा, कहाँ पर रहेगा। तो ये जब तक हम एक दूसरे के साथ मिल कर के बैठ कर के एक बीच का रास्ता ना निकालेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं टकराव होते रहे, हम आनंद लेते रहे, नहीं है समझ में। तो आज समाज की स्थिति ये है कि सब लोग ये देख रहे हैं टकराव होता रहेगा, हमें क्या है। समाधान क्या है? समाधान उसका तो मैंने बता दिया कि जब तक पेरेंट, टीचर, बच्चा, अब बच्चा क्यों रेस्पेक्ट करेगा? अगर अभिभावक रोज स्कूल के गेट पर हाय हाय कर रहे हैं तो बच्चा टीचर की रेस्पेक्ट क्यों करेगा? और टीचर अपनी नौकरी बचाएगी और दूसरा वो पेरेंट से डरेगी कि यार मेरे साथ कोई बदतमीजी ना कर दे, नहीं है समझ में। तो वो क्यों बच्चे से कहेगी? मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चा घर जाके झूठ बोल देता है, तो पेरेंट्स तो घर आएंगे, स्कूल में जाएंगे, और टीचर ने ऐसा किया नहीं तो क्या करोगे? तो ये सबकी बात है, टीचर की भी बात है। टीचर ट्यूशन के लिए जोर लगाते हैं। मैं अपने स्कूल में किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता कि ट्यूशन जाए। क्यों ट्यूशन जाए भी बच्चा? क्यों ट्यूशन जाए, एक बात बताओ। लेकिन पेरेंट्स भी स्टेटस समझते हैं ट्यूशन भेजना। तो ये नहीं है कि केवल एक ही अंग की कमी है। जब तक ये चारों अंग मिल करके, चाहे सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट, अभिभावक, टीचर, बच्चा, एक परिवार की तरह शिक्षा। अगर आपने मेरे से कुछ पूछना रहा, आप मेरे से लड़ रहे हो, तो मैं क्यों बताऊंगा आपको? तो शिक्षा एक भाव की चीज़ है, भावना की चीज़ है, मैत्री की चीज़ है, रेस्पेक्ट की चीज़ है। वो लड़ाई से नहीं मिल सकती, उसमें नुकसान होगा ही होगा। इसलिए मिलजुल करके आपस में एक रास्ता निकालें ताकि पेरेंट्स को भी फाइनेंशियल नुकसान ना हो, स्कूल में भी अच्छी फैसिलिटी हो, और बच्चे टीचर की रेस्पेक्ट करें और टीचर बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, सिखाएं। ये थे हमारे साथ ऋषिपाल चौहान जी। आपने देखा शिक्षा नीति को लेकर बड़े विस्तार से इन्होंने बताया, और जीवा संस्थान पहले से ही इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर चल रहा है यहाँ पर। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और इस पर अपना कमेंट्स देना ना भूलें। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हम आप लोगों के बीच में पेश होंगे। नमस्कार। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।